आइडियल एग काउंट क्या है टू कंसीव? इसका नॉर्मल वैल्यू 2 to 6 होता है। स्पर्म काउंट कितना होना चाहिए एक पुरुष का? देखो, हर मर्द कहता है हम कभी बूढ़े नहीं होते बट जो भारतीय पुरुष है वो अपने स्पर्म को लेके बहुत पॉजिटिव है। ऐसे बिहेव करते हैं जैसे पता नहीं कहीं के शूरवीर सारे यही लोग हैं। हाँ। बच्चा तो हमारा ही हो, चाहे आप अंडा बाहर से ले लो। ऐसे भी कुछ डिमांड्स आती हैं क्या कि इस तरह के बाल चाहिए, ऐसी आंखें चाहिए, ऐसा रंग होना चाहिए? आप मुझे कुछ रशियन आइज जैसा बेबी करा सकते हो। स्पर्म काउंट आपका अच्छा रहे इसके लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? स्मोकिंग एंड देन वीड, कोकेन, स्निफ्स नॉर्मल है आजकल पार्टीज में। मान लीजिए एक महिला है जिसका यूट्रस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्या कोई ट्रीटमेंट होता है या फिर सेरोगेसी या अडॉप्शन ही एक रास्ता बचता है? वो सिर्फ आपका बेबी लेकर चल रही है। ओके। सरोगेट का बेबी में कुछ भी नहीं आता है। माँ में और पिता में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो क्या वो जो जेनेटिक डिसऑर्डर है वो उस बच्चे में भी आएगी? सो व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रैक्टिस, मेरे एक फर्स्ट या थर्ड आईवीएफ बेबी को ना डाउन सिंड्रोम हो गया था। हाय, मैं हूँ गरिमा और आप देख रहे हैं कड़क। जब आप किसी डिज़ाइनर के पास या टेलर मास्टर के पास जाते हैं कोई कपड़ा सिलवाने या कोई ड्रेस बनवाने, तो आप उनसे बोलते हैं कि इस तरह की स्लीव्स चाहिए, इस तरह का नेक डिज़ाइन चाहिए, या आप अपनी पसंद का कलर चुनते हैं। आज हमारे साथ जो ख़ास मेहमान इस पॉडकास्ट में हैं, उनके पास लोग जाते हैं बच्चे के लिए इस तरह के स्पेसिफिकेशंस लेकर के कि हमें घुंघराले बालों वाला बच्चा चाहिए या इस तरह की आंखों वाला बच्चा चाहिए। हमारे साथ हैं आईवीएफ एक्सपर्ट डॉक्टर गौरी अग्रवाल। बहुत बहुत स्वागत है। कैसी हैं? थैंक यू सो मच गरिमा। आई नो आपने बहुत हेक्टिक स्केड्यूल से टाइम निकाला है। आई कैन सी आप वही ओपीडी की चप्पल, वही कैप और वही ड्रेस में आ गई हैं। एक्चुअली इट वाज लाइक अ वेरी शॉर्ट नोटिस फॉर मी हाँ। एंड आई हैड माय पैक्ड ओपीडी आज सुबह केसेस खत्म करके, एंड अभी भी वापस जाके मुझे ओपीडी करनी है। Oh. सो वील जस्ट डू दिस क्विकली। यस, थैंक यू And- सो मच। यस, शुरुआत करते हैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स यूज़ होते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी कोई बोलता है, कोई इक्सी बोलता है, कोई आईवीएफ बोलता है, लेकिन लोगों को क्लैरिटी भी नहीं है काफ़ी हद तक। तो हम सबसे पहले चाहेंगे कि आसान भाषा में आप समझा दें कि आईवीएफ क्या होता है, ये प्रोसेस क्या है? ओके, सो देखो, आईवीएफ ना बहुत सारी तरीके से बोला जाता है। कुछ लोग इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, कुछ लोग बोलते हैं ट्यूब में बच्चा करा दिया, कुछ लोग बोलते हैं इसको इक्सी, ICSI, और कुछ लोग इसको आईवीएफ बोलते हैं। अब आज मैं समझाऊंगी कि ये सारी चीज़ें एक ही हैं, ये कब की जाती हैं और ये कैसे होती हैं। सी, आईवीएफ उन कपल्स को ज़रूरत है जिनको एक तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है शादी हुए हुए और उनको बेबी नहीं हो रहा है। सेकंड, जिनकी दोनों फलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस के पास 2 ट्यूब्स होती हैं, वो दोनों ब्लॉक्ड हों। थर्ड थिंग इज़ जिसमें AMH यानी कि एग काउंट, हमारा एग रिजर्व कम हो गया हो। ओके। फोर्थ थिंग इज़ कि आपका लो स्पर्म काउंट हो, यानी कि स्पर्म आपका काफ़ी कम है और 10 मिलियन से कम है, तो आपको IVF की ज़रूरत है। और भी और कंडीशंस होती हैं। कुछ लोग, आज आपने सुना होगा एंडोमेट्रियोसिस बहुत हो रहा है, कुछ लोगों को फाइब्रॉइड्स की इशू है, या फिर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है। बहुत सारे कपल्स आजकल आप हमारे पास आते हैं जो कहते हैं हम लोग थैलेसीमिया कैरियर हैं दोनों, सिकल सेल है, हमारे पहले बच्चे को डाउन सिंड्रोम है, या फिर किसी को फेल्ड IVF है और आपको जेनेटिक टेस्टिंग करके बेबी डालना है। इन केसेस में यूजुअली IVF किया जाता है। आपने बहुत सारे टर्म इस्तेमाल किए, जेनेटिक टेस्टिंग की आपने बात की, उस पे मैं आऊँगी, लेकिन सबसे पहले क्योंकि आपने बोला कि एग काउंट जो एज के साथ तो कम होता ही जाता है और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इसे इफेक्ट करते हैं। एग काउंट क्या होना चाहिए? एक आइडियल एग काउंट क्या है टू कंसीव नेचुरल प्रोसेस से? आज आई थिंक ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है गरिमा, बिकॉज देखो, हम आज सारी वुमेन ना, मोस्ट ऑफ देम आर वर्किंग, या एंड सब लोग बहुत एम्बिशियस और होना भी चाहिए। आई थिंक अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ हमें भगवान ने तो औरत ही बनाया ना, और हर औरत का फ़र्ज़ है कि भाई वो बच्चा हमें करना है। सो हमें ये रियलाइजेशन भी होना चाहिए कि हम सब लोग ना एक फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ एग्स के साथ पैदा हुए हैं। ठीक है, जैसे हमारे पीरियड स्टार्ट होते हैं, हम हर महीना हमारा एक एग रप्चर हो जाता है। अब कुछ फीमेल्स में ये एग्स जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, कुछ फीमेल्स में ये धीरे धीरे कम होने लगते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अगर आप 27 या 28 साल के बाद
बेबी प्लान नहीं करना चाहते हो या फिर शादी नहीं करना चाहते हो, आप एग फ्रीजिंग करा लो। अब आपको भी पता है कि एग बहुत ज़रूरी है बेबी करने के लिए। जब एग और स्पर्म मिलता है तभी बेबी होगा। तो अगर ये एग्स ख़त्म हो गए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। इसीलिए अगर आप शादी लेट कर रहे हो, हम प्रेफर करते हैं कि आप अपने एग्स हमारे पास फ्रीज़ करा लो। और ये टेस्ट दो चीज़ों से होता है। एक होता है एंटी मुलेरियन हार्मोन। इट्स अ सिंपल ब्लड टेस्ट। बस आपको 5 ml खून देना है और आपका ब्लड टेस्ट हो जाएगा, जो हमें ये बताएगा कि एग की आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी कितनी बची है। इसका नॉर्मल वैल्यू 2 to 6 होता है। ओके। दूसरी चीज़ है एक अल्ट्रासाउंड, जो प्रेफरेबली TVS यानी कि वजाइनली करना चाहिए, ये देखने के लिए कि दोनों ओवरीज में कितने फॉलिकल्स दिख रहे हैं। इन फॉलिकल्स के अंदर एग्स बनते हैं। सो AMH और एक अल्ट्रासाउंड हर वुमेन को कराना चाहिए 27-28 ईयर्स में, अगर वो शादी लेट करना चाहते हैं और शादी हो गई है और बच्चा लेट करना चाहते हैं। और कितने समय के गैप में इस टेस्ट को कराते रहना चाहिए? आई थिंक अगर आप वेट करना चाहते हो तो एवरी ईयर आपको ये रिपीट कराते रहना चाहिए। तो ये तो हो गई एग्स की बात। स्पर्म काउंट कितना होना चाहिए एक पुरुष का कि वो बच्चा पैदा कर सके? देखो, हर मर्द कहता है हम कभी बूढ़े नहीं होते बट दे फील कि अगर वो इजैकुलेट कर रहे हैं तो उनके स्पर्म्स भी निकल रहे हैं, बट दिस इज नॉट ट्रू। सी, स्पर्म नॉर्मली 100 मिलियंस होते हैं, लेकिन एक नॉर्मल प्रेगनेंसी करने के लिए अगर 20 मिलियन से ऊपर है तो नॉर्मल प्रेगनेंसी पॉसिबल है। लेकिन स्पर्म में ना सिर्फ काउंट नहीं होता, स्पर्म की एक मोटिलिटी भी होती है कि वो कितनी कैपेसिटी से हिल सकते हैं। राइट वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्पर्म जब आप नीचे वजाइना में छोड़ते हो तभी वो ऊपर यूट्रस में हिल के ऊपर जाता है। सो दिस मोटिलिटी पार्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जब हम स्पर्म की बात करते हैं। हम एक सवाल में पीछे छूट गए जिससे हमने शुरुआत की थी। हम इस ज्ञान में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले वो प्रोसेस IVF का कि वो क्या होता है, कैसे IVF के थ्रू बच्चा पैदा हो सकता है, प्लीज़ वो समझाइए। ओके, तो देखो IVF एक ना, सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी सबको इससे डरना नहीं है। हाँ, क्योंकि बहुत सारा डर है लोगों के बीच, क्योंकि उतने ही मिथ भी हैं इसको लेकर। एग्जैक्टली, एंड आई थिंक आपका डॉक्टर इसको जितना नॉर्मली कैजुअली आराम से आपको लेके जाता है ना, आप उतना ही कंफर्टेबल रहते हो। इट्स वेरी सिंपल। हम लोग 10 डेज़ के इंजेक्शंस लगाते हैं, 10 to 12 डेज़ एक फ़ीमेल को। ये इंजेक्शंस हार्मोनल इंजेक्शंस होते हैं जो हार्मफुल नहीं है। ये इंजेक्शंस पेट में लगाए जाते हैं, और अब तो बहुत अच्छे इंजेक्शंस आ गए हैं, लाइक प्री फिल्ड इंजेक्शंस होते हैं, फिल्ड होती है उस पर दवाई, आपको सिर्फ पेट पे दबाना होता है, लाइक इंसुलिन इंजेक्शंस। अब तो पेनलेस इंजेक्शंस भी बहुत सारे अवेलेबल हैं। और बीच बीच में हम अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि उनकी दोनों ओवरीज में फॉलिकल्स कैसे बन रहे हैं। जिस दिन ये फॉलिकल्स 18 to 20 mm के हो जाते हैं, हम एक रप्चर का इंजेक्शन देते हैं, और उसके 34 आवर्स के बाद हम पेशेंट को खाली पेट सेंटर पे बुलाते हैं। उसी दिन हम 5 मिनट बेहोश करके, और वो बेहोशी का भी इंजेक्शन नॉर्मल सिरिंज से लगता है, हम पेशेंट को सिर्फ सुलाते हैं और एक अल्ट्रासाउंड के थ्रू एक नीडल डाल के ये फॉलिकल्स रप्चर करके उसका फ्लूइड और एग एस्पिरेट कर लेते हैं। और फिर हम लैब में देखते हैं कि हमारे को एग्स की क्वालिटी कैसी मिली। उसी दिन मैस्टरबेट करके हस्बैंड अपना स्पर्म देता है, और फिर हम लैब में एक बड़ी सी मशीन होती है जिसको बोलते हैं इक्सी मैनिपुलेटर। एक नीडल पे एग लेते हैं, एक नीडल पे स्पर्म लेते हैं, और हम दोनों को एक एक एग और स्पर्म फ्यूज़ करते जाते हैं। और फिर ये जो एग और स्पर्म फ्यूज़ होते हैं, इनको हम इंक्यूबेटर में डाल देते हैं, और फिर हम एवरी डे देखते हैं कि बेबीज़ कैसे ग्रो हो रहे हैं। जब ये डे 5 के बेबीज़ बन जाते हैं ब्लास्टोसिस्ट, तो हम इन्हें निकालते हैं और फिर नीचे से यूट्रस में आपके अंदर बिना एनेस्थीसिया के ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहते हैं। 15 दिन की हम कुछ दवाई और इंजेक्शंस देते हैं, और 15 दिन बाद हम एक बीटा HCG टेस्ट करते हैं, देखने के लिए आपकी प्रेगनेंसी कितनी है। एग्जैक्टली कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए कि मदर के जो एग हैं वो नहीं हैं कि बच्चा पैदा कर सकें, तो फिर डोनर का इस्तेमाल किया जाता है, या पुरुष का स्पर्म नहीं है तो इस तरह का भी कुछ होता है प्रोसेस? देखो गरिमा, आज ना मैं एक बात बोलूँगी, मैं ना मेरा अपना
लो AMH एक्सपर्टाइज है। मतलब मैं बहुत सारे कपल्स डील करती हूँ जो डोनर एग्स नहीं लेना चाहते हैं बट वो एग्स अपने यूज़ करना चाहते हैं। और इसीलिए मैं बार बार ये अवेयरनेस फैलाती हूँ कि एग फ्रीजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिकॉज बहुत कष्ट है कि अगर आपको बाहर से अंडे लेने पड़े। सो लो AMH पेशेंट्स के लिए देखो 2 क्राइटेरिया हैं। बहुत अच्छे प्रोटोकॉल्स भी हैं जो अगर आपका AMH कम भी है, सो अगर आप अच्छे प्रोटोकॉल्स से जाओगे तो कभी कभी हम 2 या 3 एग्स बना पाते हैं। अच्छा। या और अगर बिल्कुल भी आपका रिजर्व नहीं है, बहुत ही कम है जिसमें आपके फॉलिकल्स बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, तब हमें डोनर एग्स का ऑप्शन लेना पड़ता है। क्या कभी ऐसे आते हैं लोग आपके पास पेशेंट, जैसे अब तो बहुत ज़्यादा ये देखने सुनने मिल जाता है कि लोग बहुत कैलकुलेशन के साथ बच्चा पैदा करने लगे हैं, किस टाइम कंसीव करना है, कब डिलीवरी करवानी है, किस तरह का बच्चा चाहिए, क्या इस तरह के भी एक्सपीरियंसेस हुए? आई मीन और ये एक्सपीरियंसेस कैसे आते हैं? मेरा बर्थडे है मैम नेक्स्ट मंथ, आई हैव टू ट्रैवल टू थाईलैंड, तो मैं उसके बाद आके कराऊंगी। सो ये भी होता है यार। मतलब दे कम एंड दे टेल कि मैम देखो जून में ना आई वी आर जस्ट गोइंग टू कहीं स्विट्जरलैंड एंड ऑल, यहाँ तो बहुत गर्मी है, सो हम जुलाई में आके ना अपना स्टिमुलेशन स्टार्ट कराएंगे एंड देन हमें बेबी भी ना उसी मंथ प्लान करना है 9 मंथ्स बाद। सो आप अब ट्रांसफ़र करना इस मंथ, फिर आप उस महीने मेरा बेबी कराना। मतलब इट हैपन्स लाइक दिस बिकॉज पीपल are traveling, they want to have fun also, they want to have the vacations also, and then they are very like astrology and vastu के हिसाब से भी they come कि इसी महीने कराना। then they want to tune up with their birthday dates कि मेरे हस्बैंड का बर्थडे ना 7th जुलाई होता है, आप उसी दिन मेरा बेबी डिलीवर हो, इसलिए आप ऐसे कैलकुलेट करके करो। सो यू हैव टू बी विथ एवरीथिंग टुडे। यस, एंड ऑल्सो ऐसे भी कुछ डिमांड्स आती हैं क्या कि इस तरह के बाल चाहिए, ऐसी आंखें चाहिए, ऐसा रंग होना चाहिए? आई नो आती हैं बट अब मिक्स्ड है। अब लोगों को ना दे आर वेरी वेरी बिकॉज पीपल फील कि अब वो कॉन्फिडेंस भी है लोगों में, सो दे फील कि मैम बच्चा ना हमारे जैसा ही दिखना चाहिए, बिकॉज नाउ दे आर मोर स्केर्ड कि कहीं मिक्सिंग तो नहीं हो रही है। सो दे आर वेरी पर्टिकुलर, मैम हमें अपना ही बच्चा चाहिए, हमें अपना ही एग चाहिए, अपना ही स्पर्म चाहिए। वेरी पर्टिकुलर फ्यू पीपल दे कम एंड दे वेरी पर्टिकुलर आप मुझे कुछ रशियन आइज जैसा बेबी करा सकते हो। आई लाइक व्हाट यार, स्पर्म और एग तो आप ही का जैसा दिखते हो वैसे ही दिखोगे। सो दे आर ओके कि आप हमें डोनर एग्स दिलवा दो, हमें डोनर स्पर्म दिला दो, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल। So let's be practical around that you should have a baby who looks like अपने जैसा, ताकि आप वो बेबी को भी एडजस्ट करने में आपके साथ प्रॉब्लम ना हो। बिकॉज इट्स नॉट अबाउट दाल चावल चीनी यार, मतलब कि आप मिक्स कर रहे हो। इट इज़ अबाउट आपको एक बच्चा लॉन्ग टर्म रखना है, उस बच्चे की साइकोलॉजी भी समझनी है कि वो जब बड़ा होगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स, हमें बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं कि फैमिली कैसी है, पेरेंट्स कितने इन्फॉर्म्ड हैं, उनको बताना है IVF आप करा रहे हो नहीं करा रहे हो, बिकॉज आप आज बेबी कर दोगे, हम एज IVF स्पेशलिस्ट हम भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करते हैं यार कि इट्स नॉट कि हमें सिर्फ बच्चा पॉजिटिव देना है आपको। इम्पॉर्टेंट इज़ वो बेबी आएगा, उसकी लाइफ में आगे क्या क्या होगा। सो लॉट्स ऑफ काउंसलिंग गोज इन doing this. अच्छा, कई बार ऐसे होता है क्योंकि ऑफ कोर्स न्यूज़पेपर्स में, इश्तिहारों में तो ये बताया जाता है कि 100% गारंटी है, और बहुत इमोशनल होते हैं लोग अपने बच्चे को लेकर के, और इसीलिए कई बार ऐसे होता है कि मंदिरों के चक्कर काट के और बाबाओं के पास जा कर के कई तरह के इलाज करवा करके फिर वो एक डॉक्टर के पास आते हैं जब उनको लगता है कि अब यही एक अंतिम रास्ता बचा है हमें बच्चा पैदा करने के लिए। तो कई बार ऐसा होता है कि फेल्ड IVF के बाद लोग हल्ला हंगामा करते हो क्योंकि चांसेस हैं कि IVF सक्सेसफुल ना हो। तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं कभी? सो गरिमा, मैं एक बात बोलूँ, मुझे लगता है वो गलत भी नहीं है, बिकॉज सबको बच्चा चाहिए यार, एंड दे कम विथ लॉट ऑफ होप। एंड मतलब लिटरली कपल आता है ना, फर्स्ट चीज़ बैठता है आप मेरे लिए भगवान हो, बस आप करा दो मेरा। मतलब वो जो एक फीलिंग है ना, वो आपको इतना डरा देती है कि आपको पता है, आपको इनसाइड पता है IVF 100% नहीं है। कभी कभी बेस्ट एम्ब्रियोज बनते हैं, बेस्ट लाइन होती है, आप जेनेटिक टेस्टिंग कर रहे हो तो भी बेबी स्टिक नहीं होता, बिकॉज एवरीबडी इज बोर्न विद अ डिफरेंट यूट्रस। उसकी यूट्रस की लाइन में कैसे सेल्स हैं, वो एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो हम लोग भी ना, हमें लगता है सब कुछ अच्छा दिख रहा है, हमारे हिसाब से साइंटिफिकली हो जाएगा, बट समटाइम्स इट डजंट हैपन।
सो इट्स नॉट 100% सक्सेसफुल, बट अगर आप राइट प्रोटोकॉल्स, राइट टेक्नोलॉजी, राइट तरीके से करोगे ना, सक्सेस रेट बहुत अच्छा होता है. सो हमें उससे घबराना नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली जिसको चाहिए उसको ये ऑप्ट ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज इतने बच्चे हो भी रहे IVF से. सेकेंड थिंग इज़, बिल्कुल ट्रस्ट करो बाबाओं पे, बिल्कुल ट्रस्ट करो अपने गुरुज पे, बट उनकी ब्लेसिंग्स ले लो, लेकिन साइंटिफिकली जो प्रूवन है ना उसको लो. आप दोनों चीज़ें कराओ ना, आप IVF भी कराओ और उस पर अपने गुरु की ब्लेसिंग्स भी लो. बट थिंकिंग कि गुरु बोल रहा है नहीं 2 साल रुको, 3 साल रुको, और आपको पता है आपका AMH कम हो रहा है, आपका स्पर्म काउंट कम है, तो वो 2-3 साल रुकने से नहीं होगा ना. सो आप उनकी ब्लेसिंग्स लेकर अपना साइंटिफिक ट्रीटमेंट ज़रूर कराओ. आपने एग फ्रीजिंग और स्पर्म फ्रीजिंग की बात की, क्योंकि विद द सिनेरियो दैट वी आर Yeah. लिविंग इन, बहुत यंग एज में अब लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, दे आर वेटिंग. तो एग फ्रीजिंग और स्पर्म फ्रीजिंग की कॉस्टिंग कितनी आती है, कितना खर्चा इसमें आ जाता है? देखो गरिमा, एग फ्रीजिंग में ना हमें फिर से वही 10 दिन के इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं. सो हार्मोनल इंजेक्शंस जो आपकी ओवरी में एग्स बनाते हैं. सो वो एग्स फिर हमें निकाल के फिर फ्रीज करने होते हैं. सो दिस में अप्रॉक्सीमेटली आपको 1.5-2 लाख का खर्चा पड़ता है. बट देन यू रियलाइज ना, आप बिल्कुल सेफ हो यार, आपको बाद में डोनर एग्स पे नहीं जाना नहीं जाना पड़ेगा. पड़ेगा. एंड स्पर्म फ्रीजिंग तो 5,000 रुपए में आके आपने, उनका क्या है, 100 मिलियन स्पर्म में आ जाओ, दे आर लाइक एवरीवेयर. यस. सो इट्स लाइक दैट. पर आपने ऐसे देखा है कि आपके पास तो बहुत सारे केसेस आते होंगे ना कि जो भारतीय पुरुष है वो अपने स्पर्म को लेके बहुत पॉजिटिव है. दे आर लाइक कि एग जो है वो डोनर का भी चलेगा, लेकिन बच्चा तो अपना ही स्पर्म होना तो चाहिए. पिता का ही होना ऐसे चाहिए. बिहेव करते हैं जैसे पता नहीं कहीं के शूरवीर सारे यही लोग हैं. हाँ. सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट यार. मतलब बैठे होते हैं एंड मतलब यू टेल देम कि स्पर्म काउंट बिल्कुल निल है, बायोप्सी में भी नहीं निकलेगा. मतलब आपको सब समझाना पड़ता है. जब दे आर लाइक नहीं मैडम, बच्चा तो हमारा ही हो, चाहे आप अंडा बाहर से ले लो. सो दे आर सो पर्टिकुलर अबाउट इट, एंड दे आर ऑल्सो वेरी कॉन्शियस ऑल्सो. Yes. आई थिंक जिनका स्पर्म काउंट कम होने लगता है और उनकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती ना, सो वी शुड सपोर्ट दैट मैन ऑल्सो. Yes. बिकॉज सी फाइनली इट इज़ उनके लिए गुरूर की बात होती है कि यू नो देयर स्पर्म काउंट इज गुड, हेल्दी. और जिनका कम होता है ना, वो एक्चुअली बहुत परेशान होते हैं. उनका स्ट्रेस लेवल आई हैव सीन इन क्लिनिक्स इज़ वेरी हाई. सो उसमें वरी करने की ज़रूरत नहीं है. आई थिंक इन चीज़ों में ना यू शुड टॉक टू योर डॉक्टर. Yes. उनको अपने डॉक्टर से खुल के बात करनी चाहिए. अब तो हमने होम IVF लॉन्च किया हुआ है. अच्छा. It's a complete platform which gives private teleconsultations on phone, treatment घर पे, नर्स घर पे जाती है, ब्लड टेस्ट घर पे होते हैं, इंजेक्शंस घर पे हैं, एंड मैन अपनी प्रॉब्लम पर्सनली प्रिवेसी में बैठ के अपने डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट कर सकते हैं. सो इट्स अ पैन इंडिया प्रोग्राम. कहीं पे भी अगर किसी भी मैन को लगता है ना कि उन्हें स्पर्म इश्यूज़ हैं, वो क्लिनिक नहीं जाना चाहते हैं, किसी डॉक्टर से पब्लिक में बात नहीं करना चाहते हैं, वो हमारे पूरी टीम ऑफ डॉक्टर्स से टेली कंसल्टेशन करके अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट कर सकते हैं. सो आई टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग केस. आई विल नॉट नेम, बट यू नो देयर वाज अ वेरी, एक आदमी है, वो बैंगलोर में है, कॉर्पोरेट में काम करता है. सो ही हैज़ दिस स्पर्म इशू. अब वो मेरी एक यूरोलॉजिस्ट से पूरी कंसल्टेशन लेता है आराम से अपने रूम में, एंड ही इज़ लाइक बिल्कुल रूम बंद करके, कि मतलब वो इतना कॉन्शियस है कि मुझे क्लिनिक पे नहीं जाना है. एंड कैसे वो यूरोलॉजिस्ट उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट कर रहा है, एंड ही सो स्टेबल टुडे कि ही हैज़ एक्सेप्टेड, ठीक है मुझे IVF कराना है, आप मेरा IVF कराओ, लेकिन आप मुझे पहले सेटल करके कराओ. Yes. सो बहुत सारी चीज़ें हैं. मतलब इट्स नॉट ओनली अबाउट ट्रीटमेंट इन IVF. आई थिंक एक इंसान की साइकोलॉजी समझना और उसको उस जर्नी में मोल्ड करना इज़ व्हाट हमें अलग करता है. Yes. And it's important also. बिल्कुल. एक और चीज़ मैं समझना चाहूँगी कि जब आपने अपनी ये IVF वाली जर्नी शुरू की थी और आज के समय में आपको लगा है कि लोगों में, खासकर पुरुषों में, एक्सेप्टेंस बढ़ा है इस चीज़ को लेकर के, कि जैसे पहले तो अक्सर यही होता था कि अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो माँ के तो एकदम इतने सारे टेस्ट हो जाते थे और पिता के टेस्ट हो ही नहीं रहे हैं, क्योंकि भाई उसमें तो कोई कमी हो ही नहीं सकती. लेकिन आपको लगता है विद टाइम ये एक्सेप्टेंस बढ़ा है? बहुत ज़्यादा. आई मीन अब ना अगर अब आप दिल्ली या कहीं बैठे हो, पेशेंट्स खुद ही आके बोलते हैं मैम मेरी वाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड अच्छा लगता है कि मेरे में प्रॉब्लम है, मेरा स्पर्म काउंट कम है, आप मेरा ट्रीटमेंट करो और आप IVF स्टार्ट करो.
मतलब अच्छा लगता है कि इतनी अवेयरनेस फैल रही है कि पीपल आर एबल टू एक्सेप्ट कि भाई हमें प्रॉब्लम है. एंड सबसे अच्छी चीज़ है, अगर आप अभी आउटरीच प्रोग्राम्स करते हो ना छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में, टाउन्स में, तो पीपल आर अवेयर अब IVF क्या है, बट उनको ये नहीं पता है कि उनको जाना कहाँ है. सो इन्हीं सब चीज़ों के लिए ना, बिकॉज एक्सेसिबिलिटी नहीं है, इसीलिए हमने होम IVF स्टार्ट किया है पैन इंडिया, कि कोई भी कहीं बैठे अपनी कंसल्टेशन हमारे साथ बुक कर सकता है. स्पर्म काउंट आपका अच्छा रहे, इसके लिए क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखो, स्पर्म काउंट, आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर टुडे स्ट्रेस. मुझे लगता है जो लोग सबसे ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं ना, उनका मैंने देखा स्पर्म काउंट बहुत इशू है. अच्छा. दूसरी चीज़ है वाइब्रेशंस एंड ब्लूटूथ. अभी बिना फ़ोन के तो हम जिंदा ही नहीं है. एग्जैक्टली. सो इवन इफ पीपल आर सिटिंग इन द क्लिनिक ना, अब तो टीवी का भी फंक्शन नहीं है हमारे यहाँ. मतलब टीवी लगाना भी वेस्ट है, कोई नहीं देख रहा है, सब फ़ोन पे है. सो कीपिंग योर फोन इन द पॉकेट, उससे सारी वाइब्रेशंस आपके टेस्टिकल्स में जा रही हैं. देन कीपिंग अ लैपटॉप, सब तो आजकल लैपटॉप पे हैं, आईपैड्स पे हैं, सब पैर पे रख कर पूरे दिन ये चल रहा है. सोफे पे बैठे हैं तो पूरा लैपटॉप इस पे रखा हुआ है, काम चल रहा है. उससे कितना ब्लूटूथ वाइब्रेशंस निकलता है. सो दैट इज़ लाइक बिल्कुल नहीं करना है उसको. थर्ड थिंग इज़, आप अपना फ़ोन पॉकेट में रखते हो, जस्ट आउट ऑफ स्पर्म, आई एम जस्ट टेलिंग कि लोगों को कार्डियक इश्यूज हो सकते हैं इससे. सो जितना आप अपनी वाइब्रेशन से दूर रहोगे ना, उतना आपके लिए अच्छा है. आप वुडन टेबल्स पे रख कर अपना काम करो. थर्ड थिंग इज डाइट हैज़ टू बी सॉर्टेड. बहुत लोग अवेयर हैं आजकल गुड डाइट्स के लिए. आई एम नॉट, मतलब पीपल आर सो कॉन्शियस, दे वांट टू हैव ऑर्गेनिक, दे वांट टू हैव गुड डाइट, एंड यू नो क्रेजी वेगन और पता नहीं क्या क्या चल रहा है. दैट्स वेरी वेरी गुड. स्मोकिंग, अल्कोहल, एंड आई थिंक अल्कोहल इतना बुरा नहीं है जितना स्मोकिंग है. स्मोकिंग एंड देन वीड, कोकेन, स्निफ्स नॉर्मल है आजकल पार्टीज में, लाइक. सो ये सब तो आई थिंक यू विल हैव टू स्टॉप, अदरवाइज एक्सेस ऑफ दिस सबसे जल्दी आपका स्पर्म काउंट कम करता है. और एग्स के लिए भी सेम है? एग्जैक्टली सेम स्टोरी है. अच्छा, हम IVF की बात करें तो बहुत बार कैसे होता है कि मान लीजिए माँ में और पिता में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, और अगर वो IVF के थ्रू बच्चा पैदा करना चाह रहे हैं, तो क्या वो जो जेनेटिक डिसऑर्डर है या जो बीमारी है वो उस बच्चे में भी आएगी, या कोई ऐसा तरीका है जिससे उससे बचा जा सकता है? सो मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ. आई हैव अ कपल जिसको अभी हमने ट्विंस कराए हैं. उसमें मदर इज थैलेसीमिया माइनर, फादर इज थैलेसीमिया माइनर. दे हैड पहले 2 अबॉर्शंस. थैलेसीमिया इज़ अ ब्लड, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड. हमारे नॉर्मल जो ऐसे A2 ब्लड होता है, थैलेसीमिया में अलग तरीके का ब्लड होता है. अगर बेबी में थैलेसीमिया मेजर है तो हर 21 दिन उसको ब्लड चढ़ता है बचपन से. सो पीपल आर स्केर्ड. तो मेरे पास ये कपल आया, हमने इनका IVF किया, एग्स निकाले, स्पर्म लिए इन्हीं के. हमने खूब सारे एम्ब्रियोज यानी बेबीज, भ्रूण बना लिए. इनकी फिर हमने बायोप्सी करके DNA निकाला और सारे भ्रूण की जेनेटिक टेस्टिंग करी. जिस भी एम्ब्रियो में जेनेटिक इशू नहीं था, यानी कि हमने PGT-M टेस्ट किया और थैलेसीमिया फ्री था, वही एम्ब्रियो हमने मदर में ट्रांसफ़र किया. ओके. एंड शी हैज़ डिलीवर्ड ट्विंस. एंड दे फाइन? दे आर फाइन. मतलब मैं ट्रस्ट मी, मैं जब अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, आई वॉज अ यंग गर्ल, नॉट, मैंने बहुत साल भी नहीं हुए हैं, 8-9 साल ही हुए हैं काम करते हुए. सो व्हेन आई स्टार्टेड माई प्रैक्टिस, मेरे एक फर्स्ट या थर्ड IVF बेबी को ना डाउन सिंड्रोम हो गया था, एंड इट वॉज डिटेक्टेड एट 20 वीक्स. सो डाउन सिंड्रोम बेबी कैन बी पिक्ड अप एट प्रेगनेंसी में 20 वीक्स पे. सो आई रियलाइज, यार ये मेरे पास आए हैं सिर्फ IVF पॉजिटिव करने के लिए नहीं, ये मेरे पास आए हैं क्योंकि मैं इनको 9 महीना एक हेल्दी बेबी करके दूँ. एंड जब से मैंने काम शुरू किया, मेरा मोटो ये ही रहा है, आई वॉन्ट टू गिव अ हेल्दी प्रेगनेंसी, नॉट जस्ट IVF पॉजिटिव. एंड दैट इज़ वाई वी वर द फर्स्ट इन द कंट्री टू सेट अप अ जेनेटिक लैब विद एन IVF सेंटर. बिकॉज मुझे लगता है कि चाहे आप, ये नंबर गेम नहीं है, आप एक जन को देखो बट उसको एक हेल्दी बेबी करके दो. एंड दिस आई रियलाइज्ड व्हेन आई हैड दिस बेबी. सो आई डोंट वांट कि मैं ऐसा कुछ करूं कि
लोग आके बोले अरे मेरा तो बच्चा ऑटिस्टिक निकला, मेरा तो बच्चे को थैलेसीमिया मेजर हो गया। इसीलिए हम केयरफुली अपनी टीम को भी उसी हिसाब से प्रोटोकॉल्स के हिसाब से ग्रूम करते हैं अक्रॉस आवर सेंटर्स कि आपको प्रॉपर इवैल्यूएशन करके ही बच्चा करना है। कितने पेशेंट्स आते हैं रिकरेंट अबॉर्शंस हैं, उनको बाहर बोल दिया जाता है आप डोनर एग्स लो क्योंकि आपके एग से नहीं हो रहा है। नहीं भाई, आपको पूरा जेनेटिक एनालिसिस करना है, आपको देखना है कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, आप उनके एम्ब्रियोज की टेस्टिंग कराओ। कितने कपल्स आते हैं जो जिनके 2-3 बार अबॉर्शंस हो गए हैं 8 हफ्ते पे 10 हफ्ते पे, हम उनके अपने बच्चे करा के दे रहे हैं। कितने आते हैं फेल्ड आईवीएफ, उनको जेनेटिक इश्यूज हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम्स वाले आ रहे हैं। सो आईवीएफ इज़ जस्ट नॉट कि हम अंडा निकाला, स्पर्म निकाला, बच्चा बनाया और डाल दिया। आपको एक प्रोटोकॉल बेस्ड, पेशेंट बेस्ड अप्रोच लेनी बहुत ज़रूरी है एंड दैट इज़ वाई चूजिंग योर राइट क्लिनिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि जो जो ऐसी शादियां होती हैं जिनमें आप रिश्तेदारों में ही शादी कर लेते हैं, उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर बच्चे में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्या ये बात सच है या ये मिथ है? एब्सोल्युटली गरिमा। तो इन शादियों को बोलते हैं कंसैंग्विनस मैरिजेस एंड मतलब दे आर मोर इन थोड़ा मुस्लिम पॉपुलेशंस में एंड वी टॉक ओपनली टू देम। मतलब अगर पेशेंट आता है एंड दे आर मुस्लिम्स भी, हम फर्स्ट क्वेश्चन उनसे ये पूछते हैं क्या आपकी शादी रिलेशनशिप में हुई है, एंड व्हेन दे से हाँ हुई है, वी मेक इट अ पॉइंट कि हम उस पेशेंट को पहले प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग करें। ओके। एंड देन हम एक टेस्ट करते हैं उन कपल्स के लिए जिसको कैरियर जेनेटिक स्क्रीनिंग बोलते हैं। ये कैरियर जेनेटिक स्क्रीनिंग टेस्ट सारे जीन्स जो आप दोनों के अंदर हैं वो डिटेक्ट कर लेता है। अगर आप दोनों सेम जीन के कैरियर हो, सो आईवीएफ विद जेनेटिक टेस्टिंग इज़ अ मस्ट, क्योंकि आप अपने एंसेस्टर्स से सेम जीन लेकर आ रहे हो और आप दोनों अगर कैरियर हो उसी जीन के, तो फिर बच्चे में वो अफेक्टेड चाइल्ड की तरह आ सकता है एंड यू डोंट वांट एन अफेक्टेड चाइल्ड। सो दैट इज़ वाई इन दैट केस हम एम्ब्रियोज बनाते हैं आईवीएफ में, उनकी जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं, उसी जीन के लिए स्पेसिफिकली भी टेस्ट होता है जिसको पीजीटीएम कहते हैं, और हेल्दी एम्ब्रियो ही ट्रांसफ़र करते हैं। ओके। मान लीजिए एक महिला है जिसका यूट्रस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है या इतना हेल्दी नहीं है जिससे वो बच्चा कैरी कर सके पूरे 9 महीने, फिर उसके पास क्या ऑप्शन रह जाता है? क्या कोई ट्रीटमेंट होता है या फिर सैरोगेसी या अडॉप्शन ही एक रास्ता बचता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है बिकॉज अभी रिसेंटली मेरे पास एक कपल चल रहा है। उनके ना 16 से 18 वीक्स के बीच में 3 बार प्री टर्म डिलीवरी हो गई, यानी बच्चा 4 महीने में अपने आप मुंह खुल जाता है और बच्चा निकल जाता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनको 3 महीने पे स्टिच भी लगा है यूट्रस के मुंह पे। सो उनका यूट्रस का थैली ना सपोर्ट नहीं कर पाता। सो इस केस में ना दे नीड सरोगेसी, क्योंकि वो बच्चा उससे ऊपर नहीं जा पा रहा है। एंड सरोगेसी इज़ अ ब्लेसिंग, आई मीन इट्स अ ब्लेसिंग टू उनके लिए जिनका एक्चुअली यूट्रस बहुत ख़राब है, सिवियर एंडोमेट्रियोसिस है, या फिर जिनका यूट्रस है ही नहीं। तो इंडिकेटेड केसेस में इंडिया में मैरिड कपल्स के लिए सरोगेसी अलाउड है। सो दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द बोर्ड, सरोगेसी बोर्ड। वो अपनी सरोगेट ला सकते हैं और दे कैन हैव अ सरोगेसी डन। एंड बहुत आसान है, आपका ही एग्स ले रहे हैं, आपका ही स्पर्म ले रहे हैं, लाइक वाइफ का ही एग होता है, हस्बैंड का ही स्पर्म होता है, और एम्ब्रियो आपके ही रेडी होते हैं, तो जेनेटिक मटेरियल आपका ही है। जो सरोगेट होती है शी इज़ ओनली अ कैरियर, सिर्फ यूट्रस उसका वो इस्तेमाल। सिर्फ आपका बेबी लेकर चल रही है। ओके। सरोगेट का बेबी में कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। सो अगर आप परेशान हैं इन सब चीज़ों से, सो आप ऑप्ट करिए, ऑप्शंस अवेलेबल हैं सब चीज़ों के लिए। उसमें घबराने की कोई बात नहीं है कि वो सरोगेट क्या होगी, भाग जाएगी, ये हो जाएगा, इतने मिथ्स हैं। बट आप लीगली कर रहे फिल्मों हो में भी सब तो ऐसे ही कुछ, दिखाया गया है ना। इसीलिए लोग डरते भी हैं Yes. कि हम नहीं कराएंगे। अगर आपको प्रॉब्लम है तो अडॉप्शन से तो अच्छा आप सरोगेसी कराओ, एटलीस्ट आपका अपना बच्चा हो रहा है इसमें। एंड ये सब लीगल वर्क के थ्रू होता है, एआरटी बोर्ड परमिशन देता है,
आई मीन आप आराम से ही सब करा सकते हो। क्योंकि आप रोज़ इस तरह के पेशेंट्स से डील करती हैं, आपको क्या लगता है कि भारत में लोग सेरोगेसी के लिए ओपन हैं? माइंडसेट चेंज हो रहा है इस तरह से? आई थिंक दे आर ओपन बट वेरी फ्यू ऑफ देम। अभी भी लोगों को लगता है नहीं नहीं हम दूसरे में कैसे अपना बच्चा डलवा लेंगे, किसी और की कोख क्यों ले हम। बट देखो जब प्रॉब्लम है तो और सोल्यूशन भी है ना, तो हमें उसको समझना भी पड़ेगा कि अगर सोल्यूशन मिल रहा है तो ऑप्ट करो। यस। अच्छा, हम क्योंकि आईवीएफ को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं, उनमें से कुछ मिथ्स पर हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये एक और चीज़ मैंने बहुत पढ़ी है कि आईवीएफ से ट्विन्स और ट्रिपलेट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्या सही है ये बात? सो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं कि गौरी मैम आपके पास तो सिर्फ ट्विन्स ही होते हैं, आप करा दो, एक बार में काम एक पूरा हो बार काम जाएगा। खत्म हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है। हाँ। सी वी ऑल्सो हैव टू बी वेरी कैलकुलेटिव कि किस कपल में हमें सिंगल एम्ब्रियो डालना है, अच्छा। किस में हमें 2 एम्ब्रियो डालने हैं और किस में हम 3 डाल सकते हैं। इंडिया में 3 एम्ब्रियो से ऊपर ट्रांसफ़र अलाउड नहीं है। आइडियली हम एक ही ट्रांसफ़र करते हैं क्योंकि हम जेनेटिक टेस्टिंग भी करते हैं। सो वी प्रेफर टू डू 1 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। अब ये आपकी किस्मत है कि अंदर जाके वो एम्ब्रियो 2 में स्प्लिट हो जाए। अदरवाइज अगर हम 2 डालते हैं, चांसेस ऑफ ट्विनिंग इज़ 20 to 25%। अगर आप यंग हो, अच्छा हेल्दी यूट्रस है, एम्ब्रियोज अच्छे बने हुए हैं, एंड ट्रिपलेट्स के चांसेस 3 to 4% होते हैं। ओके। आजकल के पेरेंट्स की क्या डिमांड्स या स्पेसिफिकेशंस रहती हैं? या मिक्स्ड कपल्स आई थिंक। कोई कहता है ट्विंस करा दो, कोई कहता है नहीं नहीं हमें तो सिंगल ही चाहिए, बिल्कुल मत डालना, हम नहीं पाल पाएंगे। सो एंड स्पेशली जो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी वाले कपल्स आते हैं जिनका एक बेबी है, दे हैव कम फॉर सेकेंड बेबी, वो तो कहते हैं भाई मैडम एक ही डाल दो, हम कहाँ 3-3 बच्चे पालेंगे। सो दे हैव देयर ओन डिमांड्स। अगर पहला बच्चा आईवीएफ से हुआ है तो क्या दूसरा नॉर्मल प्रोसेस से हो सकता है या उसके लिए भी आईवीएफ की ही ज़रूरत सो पड़ेगी? अगर पहला बच्चा आईवीएफ से है तो डिपेंड करता है कि फर्स्ट आईवीएफ हुआ क्यों था। अच्छा। अगर बहुत टाइम हो गया था शादी को, सब कुछ नॉर्मल था, दे ऑप्टेड फॉर आईवीएफ, तो सेकंड बेबी हो सकता है। बट अगर फर्स्ट में ही आपकी ट्यूब्स बंद हैं, स्पर्म काउंट निल है, एग्स बहुत कम है, सो चांसेस आर लेस। सो सोचे कोई एक कपल है, वो डिसाइड करता है कि नाउ वी आर रेडी टू स्टार्ट अ फैमिली। अभी उसको नहीं पता है कि उसको आईवीएफ करना है या वो नेचुरल प्रोसेस से कंसीव कर लेंगे। सो हाउ शुड दे प्रिपेयर फॉर इट? अपनी बॉडी साइकोलॉजिकली कैसे खुद को प्रिपेयर करें? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट। ये कोई नहीं पूछता है ना। आई मीन एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपकी शादी हो गई है और अब आप प्लान कर रहे हो कि भाई मुझे अब बच्चा करना है, सो सबसे पहले प्लीज़ मीट अ फर्टिलिटी डॉक्टर। वो आपके ना कुछ बेसिक टेस्ट कराएगी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देखो आप नेचुरली ट्राई कर रहे हो एंड 1 साल हो गया बेबी नहीं हो रहा है, सो 3 टेस्ट मस्ट है। पहला सीमेन टेस्टिंग, जो सबसे पहले लोग भूल जाते हैं। सेकेंड इज़ अल्ट्रासाउंड एंड EMH, जो मैंने बताया कि एग रिजर्व और यूट्रस का शेप एंड साइज ये बताएगा। एंड थर्ड इज़ HSG टेस्ट। HSG इज़ हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी, जो ये बताता है कि आपके यूट्रस की अराउंड जो दोनों ट्यूब्स हैं वो खुली हैं कि नहीं है। क्योंकि अगर ट्यूब्स खुली हैं, एग्स अच्छे हैं और स्पर्म काउंट अच्छा है, तो आप नेचुरल प्रेगनेंसी ट्राई करा सकते हो। अगर आपकी दोनों ट्यूब्स बंद हैं तो आपको IVF की ज़रूरत है। अगर आपका एग रिजर्व कम हो रहा है तो फटाफट IUI या IVF पे जंप करो। अगर आपका स्पर्म काउंट 20 मिलियन से कम है तो IUI ऑप्ट करो, 10 मिलियन से कम है तो IVF ऑप्ट करो। IUI क्या है? So IUI is known as intrauterine insemination. Now this is a process before IVF. अच्छा। तो जो कपल्स यंग हैं, ट्यूब्स उनकी दोनों खुली हैं, स्पर्म काउंट इज़ लाइक 10 to 20 मिलियन, AMH अच्छा है यानी एग काउंट अच्छा है, ऐसे कपल्स अगर 1 साल हो गया शादी को और कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो हम यूजली फीमेल्स को ना 5 डेज़ की एक टैबलेट देते हैं जिससे उनकी ओवरी में एग बनता है। ठीक है। उसके बाद हम मॉनिटर करते हैं अल्ट्रासाउंड से देखने के लिए कि वो एग कब बड़ा होगा। जिस दिन वो फॉलिकल अराउंड 20 mm का हो जाता है, हम एक इंजेक्शन देते हैं रप्चर के लिए। और उसके 36 आवर्स के बाद हम हस्बैंड का स्पर्म मैस्टरबेट करके लेते हैं, उसको लैब में वॉश करते हैं, उसका काउंट और मोटिलिटी बढ़ाते हैं, और फिर एक प्लास्टिक सिरिंज में वो स्पर्म भर के वाइफ के यूट्रस में डाल देते हैं। सो उससे क्या होता है कि हम टाइमिंग मैच कर लेते हैं कि स्पर्म और एग के मिलने का, क्योंकि एग रप्चर होने वाला होगा और स्पर्म
उस तक पहुंच पाएगा, तो चांस ऑफ नेचुरल प्रेगनेंसी बढ़ जाता है बाय 15%. सो ये तभी पॉसिबल है IUI जब ट्यूब्स खुली हैं, स्पर्म काउंट 10 to 20 मिलियन है एंड एग रिजर्व अच्छा है, देन IUI का सक्सेस रेट बेटर है. लेकिन अगर ट्यूब्स बंद हैं, स्पर्म काउंट लेस देन 10 मिलियन है और एग रिजर्व बहुत ख़राब है, तो IUI काम नहीं करेगा. इट इज़ जस्ट लाइक इट्स एडिंग नेचुरल प्रेगनेंसी. मतलब ये नेचुरल प्रेगनेंसी की तरह है, बस उसको थोड़ा सपोर्ट कर देते हैं हम, उसका टाइमिंग मैच कर देते हैं कि स्पर्म और एग मिल जाए. ये जो फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए दवाइयाँ जो आप बोल रही थी दी जाती हैं, इनसे ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस भी होते हैं क्या? सो मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं 1-2 साइकिल से ऊपर देती भी नहीं हूँ. सो दीज टैबलेट्स, एक तो ये सबसे पहली चीज़ जो ख़राब करती है ना, ये बहुत जल्दी आपका एग रिजर्व डिप्लीट कर देती है, क्योंकि इन दवाइयों से 4-5 अंडे बन जाते हैं एक बार में. और मान लो अगर नहीं होती है प्रेगनेंसी, तो आपका वो पूरा एग रिजर्व धीरे धीरे बहुत जल्दी ख़त्म होने लगता है. सेकेंड थिंग इज़ दे शुड नॉट बी गिवन मोर देन 3 to 4 टाइम्स. दे कैन लीड टू लिवर डैमेज, ब्रेस्ट कैंसर एंड बहुत सारी आपकी बॉडी में चेंजेस करने लगते हैं. सो एवरीथिंग शुड बी यूज्ड इन लिमिट्स. यस. पेशेंट आते हैं 8-8, 10-10 साइकिल ओव्यूलेशन इंडक्शन की दवाई खा के, मतलब 10 स्कैरी हो जाता है. और फिर उनका स्कैन करो तो अंडे ही नहीं है, सिस्ट बने हुए हैं. सो आई थिंक प्रोटोकॉल है, आप 3 साइकिल दवाई वाला कराओ, 2 साइकिल IUI कराओ, नहीं हो रहा है तो भाई IVF पे जाओ. ऐसा स्टेट आ जाता है कि जब पेशेंट IVF के लिए आता है तो अंडे ही नहीं बचे होते हैं. और जैसे ये जो जर्नी है IVF की, ये फिज़िकली तो पेनफुल है, मतलब जितना मैंने पढ़ा सुना है इसके बारे में, इमोशनली और मेंटली भी बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाती है कई बार कपल्स के लिए. हाँ, IVF जर्नी, आई थिंक मैंने आपको जैसे बोला ना, बहुत डिपेंड करता है आपके डॉक्टर पे. अगर आपका डॉक्टर बहुत कूल कैजुअल है, अरे छोड़ो तुम लगाओ इंजेक्शन, परेशान मत हो, ये पेनफुल तो है नहीं, और चिल होके उसका निकाल देता है ना. अदरवाइज इफ़ यू स्टार्ट क्रिएटिंग एंजाइटी टू द कपल, अरे नहीं अभी तो ये हो गया, अभी तो वो हो गया, आप सब दिखाओ उनको. सबसे पहली बात है उनको दिखाओ, देखो स्कैन पे ये दिख रहा है, ये इसका अच्छा है, ये इसका बुरा है, बट करते हैं, होप रखो, होगा सब कुछ. दैट काउंसलिंग पार्ट इज सो इम्पॉर्टेंट टू टेक योर पेशेंट थ्रू दैट जर्नी. एंड देन गिविंग अ हैंड एंड अ शोल्डर टू अ फीमेल बहुत ज़रूरी है. इसीलिए मेरी क्लिनिक पे मैं बिल्कुल रूल बनाती हूँ, अगर वाइफ आएगी तो हस्बैंड भी आना है. ही शुड नो कि वो he किस should know जर्नी क्या जा रहा है से. उसके साथ. एंड बताए वाइफ को भी अच्छा लगता है कि मेरे साथ खड़ा है कोई. एंड देन इसीलिए हमने यही होम IVF व्हाट आई एम टेलिंग यू लॉन्च किया है, क्योंकि पेशेंट्स को ट्रैवल बहुत करना पड़ता है जस्ट टू हैव स्कैन्स एंड इंजेक्शंस के लिए. इसीलिए घर बैठे इंजेक्शंस लगवाओ, घर बैठे सब कुछ कराओ, टेली कंसल्टेशंस कराओ. ये रोज़ की विजिट्स ज़रूरत ही नहीं है, स्पेशली वर्किंग कपल्स के लिए एंड जो बहुत दूर रहते हैं. अब जैसे रुड़की हरिद्वार के पेशेंट्स मेरे पास गाज़ियाबाद आते हैं, दे कैन जस्ट टेक एन ऑनलाइन कंसल्टेशन विथ मी. अभी तो कितने कपल्स का हम लोग सारा इंजेक्शंस घर पे करवा रहे हैं. एंड इट्स सेफ. एब्सोल्युटली, एंड वी हैव ब्यूटीफुल रिजल्ट्स. और वैसे भी तो आप इंजेक्शंस पैक करके पेशेंट्स को दे ही रहे हो ना घर पे लगाने के लिए. अच्छा, क्योंकि एक्सपेंसिव प्रोसेस है, कई बार लोग लोन लेकर के, घर की ज़मीनें बेच के, अपने गहने बेच करके इस प्रोसेस में आते हैं, और उसके बाद जब सक्सेसफुल नहीं होता है तो उन्हें कन्विंस करना या उन्हें समझाना कितना मुश्किल होता है एज अ डॉक्टर आपके लिए. कभी ऐसे हुआ है कि किसी ने आगे क्लिनिक में हल्ला मचा दिया हो कि भाई हम तो पूरे विश्वास के साथ आए थे? हाँ यार देखो, एंड आई फील हम लोग ना गुस्सा भी नहीं होते हैं उस वक्त, बिकॉज हमें लगता है कि बहुत होप से पेशेंट आता है, उसका ना बहुत पैसा लगता है, उसकी एनर्जी लगती है, डेफिनेटली उसको होप हो जाता है और उसको ऐसा लगने लगता है डॉक्टर बिल्कुल ही भगवान हो गया है. और मैं आजकल एक लाइन बोलती हूँ हर पेशेंट को, भाई मैं भगवान नहीं बन सकती, लेकिन आई विल डू माई बेस्ट व्हाट आई कैन डू. एंड जब क्लिनिक पे सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जेनेटिक्स एंड ऑल, मैं आपको सब करके दूंगी, बट कुछ चीज़ें तो आप इससे नहीं लड़ सकते हो. सो इम्पॉर्टेंट है कि ठीक है पेशेंट्स अपनी जगह ठीक है, गलत नहीं है, बट ठीक है वो भी समझें कि हर चीज़ डॉक्टर के हाथ में IVF में नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट 100% सक्सेसफुल. रेस्ट हम तो खड़े ही हैं सबके साथ. अच्छा, आपने एग फ्रीजिंग की बात की, तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि एग फ्रीजिंग कितने समय तक हो सकती है? मतलब अगर एक बार किसी महिला ने अपने एग फ्रीज करने के लिए दे दिए तो वो कितने सालों तक आपके पास फ्रीज रह सकते हैं? सो एग फ्रीजिंग वी यूजली कीप फॉर 10 years. अच्छा. या मतलब हर साल हम रिन्यू करा लेते हैं फ्रीजिंग, मतलब बी जेन्युइन, बिकॉज इट्स अ पब्लिक प्लेटफॉर्म.
क्लियरली टेलिंग कि एवरी ईयर क्लिनिक आपको बुला के वो रिन्यू कराएगा आपका एग फ्रीजिंग, और हम 10 ईयर्स तक फ्रीजिंग कर सकते हैं। मतलब एग्स एक बार ही निकालने हैं, लेकिन आपको वो रिन्यू चार्जेस, क्योंकि हम उन्हें क्रायो कैन्स में रखते हैं जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन होते हैं, सो दे हैव टू रिन्यू इट एवरी ईयर। यस, और स्पर्म्स के साथ भी स्पर्म सेम? के साथ भी ऐसा ही है। ओके। जैसे बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स आते हैं अभी, बिकॉज उनको कीमो रेडियो देने से पहले डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं उनको कि आप अपना एग और स्पर्म फ्रीज करा लो, बिकॉज कीमो और रेडियोथेरेपी देने के बाद सारे खराब हो जाते हैं, एंड देन यू आर नॉट लेफ्ट। तो अभी हमारे पास बहुत सारा कैंसर पेशेंट आता है जो एग फ्रीजिंग और स्पर्म फ्रीजिंग कराना चाहता है। सो आपके पास कब बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, आप उनसे डील करती हैं, कोई ऐसा पेशेंट या कोई ऐसा केस आया जो आपको लगा हो कि अच्छा आईवीएफ के अराउंड इस तरह का मिथ भी है, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि लोग ये भी सोचते हैं इस प्रोसेस के बारे में या बच्चा पैदा करने के बारे अरे आईवीएफ में बहुत मिथ्स हैं, मतलब लोग इतने अजीब अजीब सवाल पूछते हैं, मैडम हम बाल कलर करा लें, हाँ, ये सब, मैडम वैक्सिंग करा लें। मेरे पास रात को 9 बजे भी कॉल्स आती है, मैडम एक ग्लास वाइन पी लें, ऐसा? एवरीथिंग यू गेट। मैडम आज हम राइट साइड सोएं या लेफ्ट साइड सोएं, जिससे यू नो वास्तु कि हमारे को क्या सूट करेगा। आई गेट एवरीथिंग, एवरीथिंग मतलब एवरीथिंग। मेहंदी लगा लें, ब्लीच कर लें, वैक्सिंग करा लें, और आजकल तो सबसे इंटरेस्टिंग ऑन है स्किन ट्रीटमेंट। लेज़र, हमारा ना लेज़र का वो अपॉइंटमेंट है इस महीने, हम लेज़र करा लें। सो वी गेट एवरीथिंग टुडे। तो ये करवा सकते हैं या नहीं, क्योंकि चाहे नॉर्मल प्रेगनेंसी हो या आईवीएफ के थ्रू, हेयर कलर कराना, वैक्सिंग तो चलिए आपके स्किन के अंदर कुछ जा नहीं रहा है, लेकिन स्किन ट्रीटमेंट्स कराना, ये सब करवाया जा सकता है? देखो स्किन ट्रीटमेंट्स एब्सोल्युटली करा सकते हैं, लेजर्स एब्सोल्युटली करा सकते हैं, बट हेयर कलर यू हैव टू बी केयरफुल कि ये अल्कलाइन फ्री हो, बिकॉज लॉट ऑफ हेयर कलर्स आर हार्मफुल बिकॉज ये केमिकल्स होते हैं, एंड देन दे गेट एब्जॉर्ब थ्रू ब्लड, एंड देन मतलब बेबी है अंदर तो वो केमिकल्स अफेक्ट कर सकते हैं। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विच हेयर कलर यू आर यूजिंग। ओके। या रेस्ट यू कैन गेट योर ब्लो ड्राइज, आपको हेयर स्ट्रेटनिंग करानी है, आपको ब्लीच कराना है, वैक्स कराना है। एक मैं मेहंदी भी अवॉइड कराती हूँ, अच्छा। बिकॉज जो ओरिजिनल मेहंदी होती है ना, नॉट द केमिकल वन, वो बहुत गर्म होती है पत्ते दे वाली से। जो? हाँ, मतलब मैं थोड़ी सी ना वहमी भी हो जाती हूँ कभी कभी, नॉट साइंटिफिक, बिकॉज इतनी मेहनत से एक तो बच्चा कराते हैं ना, हमें लगता है कि थोड़ा सेफली रहो भाई तो अच्छा रहता है। जब प्रेगनेंसी के लिए महिलाएं आपके पास आती हैं या पुरुष आपके पास आते हैं, वो जितने डरे हुए होते हैं शुरुआत में, फिर वो आपसे मिलते हैं, इंटरेक्शन होता है डॉक्टर के साथ, उसकी एक जर्नी होती है, तो वो कहीं ना कहीं एक डॉक्टर की जर्नी भी होती है। कभी ऐसे हुआ है कि किसी केस ने आपको हिट किया है और आप खुद उससे इतना परेशान हो गई हैं पेशेंट के बराबर? यार ये मुझे लगता है ये बहुत होता है मेरे होता साथ, है? बिकॉज आई थिंक इफ़ यू आर अ गुड डॉक्टर और आप जान लगा के पेशेंट के साथ बैठे हो ना, सो आपको एवरी केस अफेक्ट करता है। पॉजिटिव केस आते हैं, हम सच में रोते हैं कभी कभी क्लिनिक्स में, लाइक वाओ ये पॉजिटिव आ गया। आई मीन एंड एवरी डे इट हैपेंस, लाइक आई लव टू मेक दोज वीडियोज जब पेशेंट्स आपके बारे में अच्छा बोलते हैं। यू डू अ स्कैन, आपको हार्ट बीट दिख गई है, लाइक वाओ इतना डिफिकल्ट केस था, वाओ मज़ा आ गया, ये हो गया वो हो गया। एंड सम केसेस बिकॉज यू आर विद दोज पेशेंट्स यार, मतलब वो नेगेटिव होता है ना, एंड देन वो जो वाइफ रो रही होती है एंड शी इज़ लाइक मुझे नहीं पता, मतलब मैं को घर में रखेंगे भी या नहीं रखेंगे। बहुत सारी चीज़ें हम सुनते हैं। इंडियन सोसाइटी। मैंने अपने सारे गहने बेच दिए, मैंने लोन लिया है, आई लाइक मुझे समझ में नहीं आता है उस पॉइंट पे आप क्या करो। एंड सबसे ख़राब बताए क्या होता है, वंस योर आईवीएफ इज़ पॉजिटिव, पेशेंट मान लो दूर का वो चला गया, एंड फिर वो कॉल करके बताता है कि 20 वीक्स पे बेबी अबॉर्ट कर गया। आई मीन वो सबसे ट्रैजिक होता है हमारे लिए, सबसे ट्रैजिक। इसीलिए मैं हमेशा टीम को बोलती हूँ कनेक्टेड रहो पेशेंट से, वो कहाँ जा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, बिकॉज प्रेगनेंसी बाहर कैसे मैनेज हो रही है वी ऑल्सो डोंट नो। सो हम बहुत बहुत कनेक्टेड रहते हैं अपने पेशेंट्स से। तो कितनी बार आईवीएफ ट्राई किया जा सकता है? मतलब मान लीजिए किसी को 2 साइकिल में नहीं कंसीव हो पाया या 3 साइकिल में फेल हो गया, तो वो कितनी बार ट्राई कर सकता है? सी आईवीएफ इज़ वेरी सेफ Okay. इफ़ डन इन राइट हैंड्स। बहुत सेफ है, आप कितनी बार भी आईवीएफ करा सकते हो, बट आपको बहुत केयरफुली कराना है कि आपको क्या चाहिए। ऐसा नहीं है ना कि आप बेकार की साइकिल्स कराए जा रहे हो और आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा। लाइक यू हैव अ जेनेटिक प्रॉब्लम, या आपको पता है आपके एग्स काम नहीं कर रहे हैं, या स्पर्म बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, सो टेक द राइट डिसीजन ऑल्सो। कभी कभी हम सिर्फ यही सोच के कि हमें अपना ही एग लेना है, अपना ही स्पर्म लेना है, यूट्रस एकदम ख़राब है, नहीं नहीं हम में ही डालो, हम में ही डालो। मतलब हम मुझे बस मैं अपने पेशेंट्स से बोलती हूँ भाई ठीक है
एक बार तुम पे ट्राई कर लिया ना, मत करो जिद, मतलब ले लो एक सोल्यूशन विच इज़ राइट फॉर यू। सो बहुत ही प्रोटोकॉल बेस्ड अप्रोच लेना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जब आईवीएफ के थ्रू बच्चा पैदा कर रहे होते हैं तो वो एक जर्नी होती है, डॉक्टर्स खुद उसमें जेनेटिक टेस्टिंग और ये सब जैसे आपके क्लिनिक में आप करते हैं रेगुलरली। जब नेचुरली कंसीव करता है कोई कपल तो भी क्या ये ज़रूरी है कि थोड़े थोड़े समय बाद जेनेटिक टेस्टिंग की जानी चाहिए? बिल्कुल, अगर कपल देखो आया है और बिल्कुल लो रिस्क है, मतलब कोई उसको फैमिली हिस्ट्री नहीं है पुरानी, को सब बच्चे पहले नॉर्मल हैं, घर में सारे बच्चे नॉर्मल हैं, उनको कोई बीमारियां नहीं है, विच इज़ अ लो रिस्क प्रेगनेंसी, उन केसेस में भी आजकल हम 11 to 13 वीक्स के बीच में एक फीटल NT-NB स्कैन कराते हैं और एक ड्यूल मार्कर टेस्ट कराते हैं। ये बताता है कि बच्चे में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम मतलब ऐसे तो नहीं आ गई है, बिकॉज आजकल इतना केमिकल्स है, वाइब्रेशंस हैं, इतनी पोल्यूशन है, दैट ऑटोमेटिक म्यूटेशंस होती हैं जिसकी वजह से बच्चा अनहेल्दी हो सकता है। इसीलिए एवरी प्रेगनेंसी टुडे इज कंसिडर्ड स्पेशल एंड प्रेशियस। तो 11 to 13 वीक्स पे ये फीटल NT-NB स्कैन और ड्यूल मार्कर मस्ट है। अगर ड्यूल मार्कर में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको एक ब्लड टेस्ट कराना पड़ता है जिसको NIPT टेस्ट कहते हैं, विच इज़ डन बाय मदर्स ब्लड। इसमें सर्कुलेटिंग फीटल DNA, जो बच्चे का DNA होता है, उसको टेस्ट करते हैं कि उसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। देन 20 वीक्स पे एक अनॉमली स्कैन होता है, विच इज़ अ रेगुलर वेरी इंपॉर्टेंट स्कैन जिसमें बेबी के हर ऑर्गन्स देखे जाते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है कि नहीं है। कुछ पेशेंट्स में वी हैव रियलाइज्ड कि इस अनॉमली स्कैन में कभी कभी 2 या 3 ऑर्गन्स में अगर प्रॉब्लम आती है तो आप अपना बेबी वाला फ्लूइड जिसमें बेबी घूम रहा होता है उसको निकाल के टेस्टिंग करते हैं, जिसको माइक्रो एरे टेस्टिंग बोलते हैं। ओके। सो ये कुछ टेस्ट हैं जो आपको रेगुलरली कराने चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम इस पॉडकास्ट को ख़त्म करेंगे क्योंकि मुझे पता है कि आपको वापस जा कर के OPDs अटेंड करनी है। हाइजीन कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है स्पर्म हेल्थ में और एग हेल्थ में? क्या है कोई रोल इसका? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेक्सुअल हाइजीन। मतलब मैं इस पे आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताऊंगी। सबसे पहली चीज़, हम एडवाइस करते हैं अपने पेशेंट्स को बोथ हस्बैंड एंड वाइफ रात को अंडरगारमेंट्स चेंज करके सोना है। योर अंडरगारमेंट्स शुड बी वॉश्ड प्रॉपरली, दे शुड बी गिवन सनलाइट, दे शुड बी वॉश्ड प्रॉपरली इन अ मतलब प्रॉपर डिटॉल में या सैनिटाइज़र में वॉश करके यू शुड चेंज डेली। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आफ्टर सेक्शुअल इंटरकॉर्स आपको अपने आप को वॉश करना है क्योंकि और ड्राई रखना है, क्योंकि अगर आपके वजाइना में या पीनस में कोई भी इन्फेक्शन है तो वो ऊपर असेंट करेगा, आपके जो मेन ऑर्गन्स हैं उनमें इन्फेक्शन करेगा और वो धीरे धीरे इन्फेक्शन आपके गमीट्स यानी स्पर्म और एग्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। दीज आर नोन एज रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। कॉन्डम यूसेज क्लियरली कैसे यूज़ करना है, आपको पब्लिक टॉयलेट्स कैसे यूज़ करने हैं, तभी तो इतनी सारी चीज़ें लॉन्च हो गई हैं। स्प्रे करके बैठो, उसको ड्राई करके बैठो, यू शुड ऑलवेज फ्लश एंड देन सिट एंड देन वॉश योर सेल्फ और फिर ड्राई करो अपने आप को और फिर अपने पैंटीज पहनो। सो ये सब स्मॉल स्मॉल चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपको रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बचाने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर Thanks, गरिमा, गौरी thank इस you so much. कॉन्वर्जेशन के लिए। आपको ये कॉन्वर्जेशन कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई सवाल हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम दोबारा बुलाएंगे डॉक्टर गौरी को फुर्सत से समय निकाल कर और फिर बिल्कुल। आपके सवाल पूछेंगे। शुक्रिया।